स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट क्लासरूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर मिस वैष्णवी पोरवाल। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डील विद द पॉइंट्स वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वायरसेस। हमें सबको फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड हम सब लोग कोल्ड फ्लू से सफ़र करते आ रहे हैं। तो कोल्ड फ्लू किस वजह से होता है बेटा? तो कोल्ड फ्लू भी जो है जो हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल है कोल्ड से सफ़र करना। इट इज़ बिकॉज ऑफ कोल्ड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वायरसेस। कोल्ड फ्लू जो हमें होता है वो भी एक वायरसेस की वजह से होता है। अब ये वायरसेस क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, वायरसेस की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द वायरसेस। अब वायरसेस की बात करें बेटा तो वायरसेस इज अ सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है वायरस का? तो नॉन सेल्यूलर और असेल्यूलर। दैट मीन्स वायरस में कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है। इट इज असेल्यूलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? असेल्यूलर स्ट्रक्चर है। कोई भी टाइप का सेल प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई टाइप का सेल प्रेजेंट नहीं है तो वी कैन से दैट इट इज़ एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। क्योंकि सेल थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट है दैट इज एप्लीकेबल टू सेल थ्योरी। लेकिन वायरसेस में कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है। इट इज़ असेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर, सो इट इज़ एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन है क्योंकि वायरस ये नॉन लिविंग है। वायरसेस लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी लिविंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लिविंग स्ट्रक्चर में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वायरसेस में कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए काफ़ी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर टिक करना है वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। अब वायरसेस सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। वायरसेस वर्क कैसे करता है? तो वायरसेस कैसे काम करेगा बेटा? इट एंटर्स द सेल एंड कंट्रोल द सेल मशीनरी। क्या करेगा? सेल मशीनरी पे पूरा अपना कंट्रोल ले लेगा। क्या करेगा? सेल मशीनरी पे अपना कंट्रोल ले लेगा कि जो भी वायरस है वो किसी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एंटर करेगा। सेल के अंदर एंटर करने के बाद उस सेल की मशीनरी पे पूरा कंट्रोल ले लेगा कि जिसके वजह से जो सेल है वो अकॉर्डिंग टू वायरस फंक्शन करने लगेगा। अब इसके बाद वायरसेस को हम बोल सकते हैं कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि वायरस खुद कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसे होस्ट का सेल नहीं मिलेगा वायरस खुद कुछ नहीं कर सकता। सो इट इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट। वी कैन it is the obligate parasite, that is it is completely dependent on the host। पूरी तरह से वायरस होस्ट पे डिपेंड रहेगा कि जिसे हम कहते हैं obligate parasite। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वायरसेस में ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से वायरस सेल मशीनरी पे अपना कंट्रोल ले लेगा। नॉर्मल लिविंग सेल की बात करें, अगर हम लोग नॉर्मल लिविंग सेल की बात करें तो क्या प्रेजेंट होता है बेटा? आरएनए एंड डीएनए प्रेजेंट होगा नॉर्मल सेल में। लेकिन अगर वायरसेस की बात करें तो या तो आरएनए प्रेजेंट होता है या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा। दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होते। या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा। लिविंग सेल में आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है साथ में। लेकिन वायरसेस के बारे में आपको ये पॉइंट नोट करना है कि वायरसेस में या तो डीएनए प्रेजेंट है या तो फिर आरएनए प्रेजेंट है। काफ़ी टाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरसेस में क्या प्रेजेंट होता है। ऑप्शन आपको दिया रहेगा आरएनए, डीएनए, आरएनए एंड डीएनए, आरएनए और डीएनए। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक करते हैं और वो यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करते हैं आरएनए एंड डीएनए। तो नहीं बेटा, नॉर्मल सेल्स में आरएनए एंड डीएनए प्रेजेंट होगा। वायरसेस में या तो आरएनए प्रेजेंट है या तो फिर डीएनए प्रेजेंट है। तो दिस इज अबाउट द वायरसेस। अब बाद में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की बात करें वायरसेस के, तो वायरसेस में जैसे कि हमने देखा एक लिविंग सेल में काफ़ी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, फोटोसिंथेसिस है। इस तरह की जो प्रोसेस है मेटाबॉलिक प्रोसेस ये नॉर्मल सेल्स में होती है। लेकिन हम वायरस को क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉन सेलुलर और असेलुलर। यहाँ पे
असेलुलर है, दैट मीन्स वायरस में कोई सेल प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। ग्लाइकोलाइसिस हो गया या फिर फोटोसिंथेसिस हो गया, ऐसी कोई भी प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस वायरसेस में नहीं होती। नो मेटाबॉलिक प्रोसेस is present in viruses, no metabolic process is present in viruses, no glycolysis, no photosynthesis, nothing। एंजाइम प्रेजेंट हो सकती है बेटा, वायरसेस में एंजाइम प्रेजेंट हो सकती है, कभी कभी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती है, एंजाइम्स में प्रेजेंट, लेकिन कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये कुछ बातें थी बेटा वायरसेस के बारे में। अब इसके बाद अगर हम देखें कि डिस्कवरी, वायरसेस की डिस्कवरी कैसे हुई थी, हमने ये पढ़ लिया कि वायरस एक नॉन लिविंग है, असेल्युलर है, दैट मीन्स कोई सेल प्रेजेंट नहीं है, कोई सेल प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स इट इज़ नॉन लिविंग, लिविंग नहीं बोल सकते। अगर सेल प्रेजेंट नहीं है तो इट इज़ एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। उसके बाद वायरस फंक्शन कैसे करता है, तो एंटर इनटू द सेल एंड टेक अप द सेल मशीनरी, सेल के अंदर एंटर करेगा और पूरा सेल के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेगा। उसके बाद अगर बोले तो इट इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट, खुद कुछ नहीं कर सकता, कंप्लीटली एक होस्ट पे डिपेंड है, होस्ट के सेल के अंदर ये कंट्रोल ले लेगा। उसके बाद वायरसेस में क्या प्रेजेंट है, तो वायरसेस में प्रेजेंट है बेटा आरएनए और डीएनए। नॉर्मल लिविंग सेल में आरएनए डीएनए दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन वायरसेस में सिर्फ आरएनए और डीएनए प्रेजेंट है। इसके बाद हम बोले कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस वायरसेस में हो रही है, तब नहीं, कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस वायरसेस में नहीं होती है बिकॉज इट इज़ अ सेलुलर स्ट्रक्चर। अब इसके बाद बेटा अगर डिस्कवरी की बात करें, वायरसेस की डिस्कवरी कैसे हुई थी, वायरसेस की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो सबसे पहले बेटा टर्म वायरस किसने दिया था, टर्म वायरस वॉज गिवन बाय इवानवॉस्की। इवानवॉस्की इन 1892 सबसे पहले टर्म वायरस बेटा किसने दिया था, तो सबसे पहले टर्म वायरस ये दिया था साइंटिस्ट इवानवॉस्की ने इन द ईयर 1982। ईयर आपको याद रखना है क्योंकि एज आई टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि जो ईयर जो एनसीईआरटी में मेंशन किए हैं डेफिनेटली वो ईयर आपको याद करना है। तो 1982 में इवानवॉस्की ने टर्म वायरस दिया था जिसे इन्फेक्शियस फ्लूइड भी कहा जा रहा था, इन्फेक्शियस फ्लूइड, क्योंकि इन्फेक्शन कॉज करेगा ना, इसलिए इन्फेक्शियस फ्लूइड। अब इवानवॉस्की ने क्या किया बेटा, इवानवॉस्की ने ये जो वायरसेस है ये कैसे डिस्कवर किया, तो इवानवॉस्की ने क्या किया, कहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये डिसीज इन द टोबैको लीफ, इस तरह के टोबैको लीफ में एक डिसीज कॉज हुआ था दैट इज नोन एज मोजैक डिसीज। टोबैको लीफ जिसपे एक डिसीज प्रेजेंट था, कौन सा डिसीज था बेटा, मोजैक डिसीज था, मोजैक डिसीज था। तो जब वायरसेस की तब पढ़ाई नहीं हुई थी, हमें पता नहीं था कि इस टर्म को वायरस कैसे होता है या कैसे फंक्शन करता है। तो इवानवॉस्की ने क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जो टोबैको के प्लांट्स थे उस पर एक डिसीज़ था जिसे हम टोबैको मोजैक डिसीज़ कहते हैं। तो इस डिसीज़ के बाद इवानवॉस्की ने क्या किया, इस डिसीज़ का एक केमिकल आइसोलेशन किया, लीफ का केमिकल आइसोलेशन। केमिकल आइसोलेशन के बाद क्या किया, इस केमिकल आइसोलेशन को एक बैक्टीरियल फिल्ट्रेट के थ्रू पास किया। किसके थ्रू पास किया बेटा, एक बैक्टीरियल फिल्ट्रेट के, बैक्टीरियल फिल्ट्रेट किसके थ्रू पास किया, एक बैक्टीरियल फिल्ट्रेट के थ्रू पास किया। इवानवॉस्की ने जो टोबैको मोजैक लीफ पे डिसीज था, ये डिसीज इस तरह से पैचेस की फॉर्म में दिखेगा, इस तरह के ना छोटे छोटे पैचेस फॉर्म होते हैं लीफ पे। तो इसको एक्सट्रैक्ट करके इसका केमिकल आइसोलेशन लेकर एक इस फिल्ट्रेट को किससे पास किया, एक बैक्टीरियल फिल्ट्रेट के थ्रू। बैक्टीरियल फिल्ट्रेट यानी जिसके थ्रू बैक्टीरिया को पास किया जाता है, कि जिसके वजह से जो छोटे बैक्टीरिया है वो यहाँ पे ऊपर सेटल हो जाते हैं और लिक्विड नीचे आ जाता है। लेकिन जब इवानवॉस्की ने ये बैक्टीरियल फिल्ट्रेट के थ्रू लिक्विड पास किया इन्फेक्शियस, तो ये पूरा फिल्ट्रेट जो है ये इसके बैक्टीरियल फिल्ट्रेट के थ्रू पास हो गया।
और इस लिक्विड को इवानोस्की ने नाम दिया इन्फेक्शियस लिक्विड, इन्फेक्शियस लिक्विड और इन्फेक्शियस फ्लूइड। क्योंकि क्या था बेटा, जब उसने केमिकल आइसोलेट किया हुआ लिक्विड बैक्टीरियल फिल्ट्रेट से पास किया तो बैक्टीरियल फिल्ट्रेट से वो पूरा लिक्विड पास हो गया। तो इससे इवानोस्की को क्या बात पता चली कि जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटा है। क्योंकि बैक्टीरिया से काफ़ी छोटा है इसीलिए बैक्टीरियल फिल्ट्रेट से इजीली पास हो गया। तो इस लिक्विड को नाम दिया गया इन्फेक्शियस लिक्विड। अब इसके कुछ टाइम बाद बेटा एक और साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया, दैट इज बेजरनिक। कौन से साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया? दैट इज बेजरनिक। कब किया? इन 1898। नाम याद रखना है बेटा, आपको नाम याद रखना है। बेजरनिक ने अब क्या किया थोड़े टाइम बाद कि इस इन्फेक्शियस लिक्विड को एक्सट्रैक्ट जो किया था हमने, उस इन्फेक्शियस लिक्विड को हेल्दी प्लांट्स पे डाला। कहाँ डाला? इन्फेक्शियस लिक्विड को हेल्दी प्लांट्स पे डाला। और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि हेल्दी प्लांट्स पे भी डिसीज कॉज हो रहा था। क्या हो रहा था? कि हेल्दी प्लांट्स पे भी डिसीज कॉज हो रहा था। जब बेजरनिक ने 1892 में क्या किया कि इस इन्फेक्शियस लिक्विड को हेल्दी प्लांट्स पे पोर किया, हेल्दी प्लांट्स पे डाला, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया उसके बाद कि जो हेल्दी प्लांट्स थे उसमें भी इन्फेक्शन कॉज हो रहा था। इसीलिए और जो डिसीज़ है वो उन हेल्दी प्लांट्स में भी हो रहा था। इसी पे से बेजरनिक ने एक काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट कहा, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मीनिंग था क्या था बेटा? इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड, इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड। जब बेजरनिक ने ऑब्जर्व किया कि हेल्दी प्लांट्स भी इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उसने क्या एक काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट बोला कि जिस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसने क्या बोला? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मीनिंग होता है इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड, कि ये जो फ्लूइड है इसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। अब बेटा इनको वायरसेस का स्ट्रक्चर तो पता नहीं था कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, बस इतना पता था कि इस इन्फेक्शन फ्लूइड में ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो रहा है और जिसकी वजह से हेल्दी प्लांट भी डिसीज्ड हो रहे हैं। अब इसके बाद बेटा एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टैनले। अब स्टैनले ने क्या किया कि वायरसेस का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए वायरसेस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया बेटा? अब जब भी अगर हम कोई पानी में या कोई वाटर में शुगर मिक्स करेंगे और शुगर मेल्ट हो जाती है तो हम शुगर का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ सकते। वही अगर हम उसे क्रिस्टलाइज कर दे तो हम कई हद तक उसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, या कैसी है शुगर, कैसी है ये हम जान सकते हैं। तो उसी तरह स्टैनले ने क्या किया, इस इन्फेक्शियस फ्लूइड को क्या किया? क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया? इसे क्रिस्टलाइज कर दिया। क्रिस्टलाइज कर दिया। और क्रिस्टलाइज करने के बाद स्टैनले को क्या पता चला कि जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा था उसका स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है बेटा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से। किससे बना हुआ है? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। तो सबसे पहले डिस्कवरी में हम लोग पढ़ेंगे क्या हुआ। टर्म वायरस किसने दिया? इवानोस्की ने दिया 1892 में, जिसे इन्फेक्शियस फ्लूइड भी कहा जा रहा था। इवानोस्की ने क्या किया कि टोबैको प्लांट को ऑब्जर्व किया जिस पे एक डिसीज कॉज हो रहा था जिसे हम कहते हैं मोज़ैक डिसीज। तो इवानोस्की ने क्या किया, इस डिसीज का इस लीफ का केमिकल आइसोलेशन करके उसे एक बैक्टीरियल फिल्ट्रेट के थ्रू पास किया। लेकिन बैक्टीरियल फिल्ट्रेट से पास करने के बाद भी सारा लिक्विड एज इट इज कंटेनर में आ गया। दैट मीन्स इस फिल्ट्रेट पे कुछ भी नहीं रहा। इसकी वजह से इवानोस्की को एक बात तो समझ आ गई कि जो भी इसमें डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या डिसीज कॉजिंग एंटाइटी है वो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटी है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियल फिल्ट्रेट से पास हो गई। इसके बाद अब क्या किया
कि दूसरा साइंटिस्ट बेजरनिक, थोड़े टाइम बाद बेजरनिक ने फिर से इस पे स्टडी किया इन 1898। तो बेजरनिक ने उस इन्फेक्शियस फ्लूइड को लेकर हेल्दी प्लांट्स पे डाला। तो हेल्दी प्लांट्स पे भी वो लिक्विड डालने के बाद हेल्दी प्लांट्स काफ़ी डिसीज्ड हो गए। तो इस पे से बेजरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया उसके स्टडी पे से कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मीनिंग होता है इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है कि जिसके वजह से डिसीज कॉज हो गया हेल्दी प्लांट्स में, वो इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड है। इसके बाद अब वायरस को स्टडी करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए एक और साइंटिस्ट ने वर्क किया, दैट इज स्टैनले। अब स्टैनले ने क्या किया कि ये जो इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड था इसको क्रिस्टलाइज कर दिया, इसको एक कन्वर्ट कर दिया क्रिस्टलाइन फॉर्म में, कि जिसके वजह से उसने क्या स्टडी किया कि वायरस जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, दैट इज द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये था बेटा बेसिक पॉइंट्स अबाउट वायरसेस। इसके बाद के सेशन में हम लोग वायरसेस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वायरसेस एग्जैक्टली कैसे बने हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से डिसीजेस कॉज करते हैं एंड ऑल।